सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार लाइव पुनः लाइव आ चुके हैं अपनी ज्योग्राफी की एमसीक्यू क्लास में। तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी साथी एक बार दोबारा इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक भेजने का प्रयास करेंगे। और उन साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो जल्दी से लाइव एक बार आ जाइए और हम लोग ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। और जो हमारी पीपीटी बनी होती है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको विद सॉल्यूशन सीट आपको प्रोवाइड करा पाए। इसका कारण ये रहेगा क्योंकि मैं अगर इसमें हैंड रिटन करूंगा, यानी इसमें मैं अगर लिखूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, और अगर वो मैटर पहले से ही टाइप होगा तो उसमें आपका समय भी कम खर्च होगा, मेरा भी समय कम खर्च होगा, और उसमें हम ज्यादा चीजों पर बात कर सकते हैं। तो जल्दी लाइव आ जाइए एक बार, पुनः हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आपके सामने या आपके पास 10 से 20 सेकंड का समय होगा, 20 सेकंड में आप लोग प्रश्न का आंसर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। ठीक है, और दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक तापमान का परिसर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। अब इसमें कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना ही गलत है, यानी दोनों गलत है। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो इसका आंसर केवल दो सही है, यानी बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला सही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक तापमान का परिसर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक तापमान का परिसर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं जल्दी से। हम एक बार इसकी व्याख्या लेंगे। तो यहां पर देखते हैं, महासागर जितना बड़ा होगा, यानी महासागर जितना बड़ा होगा तापमान का वार्षिक परिसर उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब अपोजिट है, यानी तापमान, यानी महासागर जितना बड़ा होगा, ठीक है, यानी महासागर जितना बड़ा होगा तापमान का वार्षिक जो परिसर है उतना ही कैसा होगा, कम। तो यह घटना एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी अपोजिट है। तो प्रशांत की तुलना में अटलांटिक महासागर का तापमान अधिक होगा, और यह प्रशांत महासागर के बड़े आकार के कारण है। दूसरी ओर उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक तापमान दक्षिणी गोलार्ध में 16.1 की तुलना में 19.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया के आधार पर हमने कह दिया, यह पॉइंट हम समझ सकते हैं। क्या समझेंगे, महासागर का आकार बड़ा है, तब महासागर का वार्षिक परिसर छोटा होगा, और अगर वार्षिक परिसर बड़ा है तो आकार यहां छोटा होगा, यानी तापमान छोटा होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर लिखा है महासागर जितना बड़ा होगा तापमान का वार्षिक परिसर, ये जो है तापमान का वार्षिक परिसर है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए कहा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो जल्दी से इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से किस जल मध्यम के माध्यम से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है। कौन सी ऐसे जल मध्य है, यानी थ्रू विच वन द फॉलोइंग स्ट्रेट्स डज ए टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड द फ्रांस, यानी ऐसी कौन सी टनल है जो एक दूसरे को जोड़ती है। तो वो डेविस स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट है, डोवर जल मध्य है, या जिब्राल्टर जल मध्य है। ठीक है, तो इसका आंसर है डोवर जल मध्य। ठीक है, डोवर जल मध्य, यानी डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम जरा देखते हैं कैसे। डोवर जल मध्य फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाले पानी का यह सकरा रास्ता दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से इसे 150 फीट की औसत गहराई के साथ डोवर नैरो कहा जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड इसके बेसिन देश हैं, मतलब इंग्लैंड और
फ्रांस जो है वो इसके बेसिन देश हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए हैं, इसलिए डोबर जलमंड मध्य ही फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ने का काम करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तीसरे पर। कोप कोपाक कोपाक बाना बीच। कोपाक बाना बीच कहां है? व्यूनस आयरस में, अर्जेंटीना में है, हवाई द्वीप अमेरिका में है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, वेलेंटेटा में है, ये साउथ अमेरिका में। ये ज्यादातर सारे जो सारे के देश हैं ये अमेरिका से रिलेटेड है, अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इसका मतलब ब्राजील। कैसे जरा देखते हैं हम लोग। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में विश्व प्रसिद्ध समुद्र तट है कोपागबाना। यह सबसे जीवंत समुद्र तटों में से एक है जो प्राकृतिक सौंदर्य शास्त्र का अद्भुत तैराकी विकल्पों के लिए जाना जाता है। यानी ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है जो रियो जेनेरियो में है, और लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, इसलिए काफी फेमस है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी का निर्माण करने की योजना बना रहा है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागरों को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी पनामा नहर के प्रतिद्वंदी निर्माण करने की योजना बना रहा है, यानी पनामा नहर से बिल्कुल अलग निर्माण करने की योजना बना रहा है। तो ऐसा कौन सा देश है जो इन दो महासागरों को जोड़ सकेगा? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, निरागुआ। यानी ये सारे के सारे देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका? तो इसका आंसर होगा निरागुआ यानी निकारागुआ। ठीक है, यानी फोर्थ वाला विकल्प सही है। जरा देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। निकारागुआ पनामा नहर के लिए प्रतिद्वंदता बनाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ संपर्क स्थापित करना है। निकारागुआ नहर कैरिबियन सागर के लिए एक जल मार्ग प्रस्तावित करके इसे संभव बना रही है। इससे विश्व मानचित्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा क्योंकि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट फिर से खुल जाएगा। यानी ये इसलिए भी काम कर रहा है जिससे पूर्वी अमेरिका का पूर्वी तट जो है एक बार दोबारा खुल जाए, यानी पूर्वी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका का तट एक बार दोबारा खुल जाए, इसलिए ये प्रयासरत में है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में किसी एक पल में अन्य 3 शहरों की तरह घड़ी का समय नहीं होता? निम्नलिखित शहरों में से किस एक में से किसी भी पल में अन्य 3 शहरों की तरह घड़ी का समय नहीं होता? कहां की बात कर रहा है ये? लंदन की बात कर रहा है, लिस्बन की बात कर रहा है, अंकारा की बात कर रहा है, ये अंकारा होता है, और या फिर अदीस अबाना की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है अदीस अबाना। कैसे जरा देखते हैं। अदीस अबाबा जो इथोपिया की राजधानी है, दिए गए 3 शहरों में, दिए गए कितने 3 शहरों में समान घड़ी का समय नहीं है। तीनों शहर लंदन, अंकारा, लिस्बन जीएमटी के काफी करीब हैं, ग्रीन मीन टाइम के काफी करीब हैं, और इस प्रकार समान घड़ी का समय साझा करते हैं। हालांकि इथोपिया 38.74 38.74 ईस्ट, ये ईस्ट है, यानी ईस्ट के देशांतर के साथ दूर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि इथोपिया जो है वो, इसका अगर हम देशांतरीय मान निकालेंगे यानी इसका लॉन्गिट्यूड मान निकालेंगे, तो लॉन्गिट्यूड मान इसका होगा 38.74 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इस वजह से ये
अन्य शहरों लंदन, अंकारा और लिस्बन से दूर है, इस वजह से इसका समय बिल्कुल घड़ी से अलग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी अदीस अबाबा इथोपिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर देश में जीएमटी अलग अलग होता है। तो लंदन से हमारा जो ग्रीन मीन टाइम है, जिसे कहते हैं जीएमटी, ये मानक समय लिया गया है लंदन से, और लंदन के पास जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। और मैंने बताया था कि जो भी देश लंदन से पूरब में है, लंदन से पूरब में है, उनका समय लंदन की तुलना में, जीएमटी की तुलना में प्लस होगा, और जो देश लंदन से पश्चिम में है उनका समय लंदन की तुलना में कम होगा, पीछे चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जीएमटी यानी लंदन के आसपास जो 3 शहर हैं वो इसके आसपास हैं, तो इनका समय लगभग मिलता होगा, अंकारा, लिस्बन और लंदन का। जबकि इथोपिया दूर है, इसलिए इथोपिया की घड़ी में यह समय अलग होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब दो कथन है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, पहला, और चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब इसमें से सही विकल्प छांटना है, ठीक है। कह रहा कि ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यानी ए असत्य है आर सत्य। बताइए क्या है? तो देखिए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस वाली, ह्यूमस का मतलब उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन इसके अलावा उपलब्ध हो, इसके अलावा इसमें कैल्शियम की उपलब्धता हो, फास्फोरस की उपलब्धता हो, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इसका मतलब मिट्टी के अंतर्गत होना चाहिए, तो उपजाऊ मिट्टी तो हमें चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। डी कैसे होगा वो जरा देखते हैं। दिया गया अभिकरण सत्य नहीं है, क्योंकि केन्या, मलावी, जिम्बाब्वे और तंजानिया ये अफ्रीकी देश हैं। केन्या, मलावी, जिम्बाब्वे और तंजानिया अफ्रीकी देशों में चाय के बागान हैं, और बहुत अधिक यहाँ चाय क्या होती है? उत्पादित होती है। वास्तव में केन्या दुनिया भर में चाय उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। केन्या दुनिया भर में चाय के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है, और अफ्रीकी देश में नंबर 1 है। कौन सा? केन्या, ठीक है। क्योंकि चाय के पौधों को सही वृद्धि के लिए उन्हें उपजाऊ मिट्टी यानी ह्यूमस मिट्टी या उच्च ह्यूमस वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1940 के दशक में बनी 1940 के दशक में बनी स्टिलवेल रोड, जो हाल में ही खबरों में थी, निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? ये भारत में अगरतला और बांग्लादेश के माध्यम से म्यांमार में रंगून को जोड़ती है या अंगून को जोड़ती है, ठीक है। म्यांमार के माध्यम से भारत में लेडो और चीन में कुनिंग को जोड़ती है। भारत में कालिमोंग और तिब्बत में भूटान के माध्यम से ल्हासा को जोड़ती है, और भारत में इंफॉल और म्यांमार होते हुए थाईलैंड के बैंकॉक को जोड़ती है। बताइए आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी। ये म्यांमार के माध्यम से भारत में लेडो और चीन में कुनिंग को जोड़ती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये म्यांमार के शहर को या म्यांमार को चीन से जोड़ती है, और भारत के बाया जाती है, और भारत में जगह है जिसका नाम है लेडो। तो देखिए कैसे है, जरा हम देखते हैं इसका एक बार व्याख्या। स्टिलवेट रोड, जिसे 1940 में अमेरिकी सेना के जोजेफ स्टिलवेन के नेतृत्व में बनाया गया था, हाल में ही खबरों में था। यह म्यांमार के माध्यम से भारत में लेडो और चीन के कुनिंग को जोड़ता है। 1942 में इसे काम करना शुरू किया गया था। कुनमिंग और लेडो के बीच सभी आयातिक स्थानों की ओर जाता था। सामरिक सैन्य मार्ग होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका बहुत महत्व था। यानी विशेषकर ये व्यापार के लिए यूज होता था और आयात के लिए ज्यादा यूज होता था, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो निर्माण किया गया था वो इसलिए यूजफुल था क्योंकि इसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया गया था। तो 1942 के आसपास बनाया था, और दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। तो ये 2 पॉइंट है, 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर होगा 7 का बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
8वां प्रश्न पढ़िए, जनसंख्या के घटते क्रम में कौन से दो देश चीन और भारत का अनुसरण करते हैं? घटते हुए देश, बताइए इसका आंसर। बताइए आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, अनुसरण कौन कर रहा है? तो यूएसए अनुसरण कर रहा है और इंडोनेशिया अनुसरण कर रहा है, तो बी। ठीक है, और जनसंख्या के घटते क्रम में कौन से दो देश चीन और भारत का अनुसरण कर रहे हैं? यूएसए और इंडोनेशिया चाह रहा है कि भैया जनसंख्या क्या हो, कम, तो इसका आंसर बी है। अब एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है तथा दूसरे नंबर पर भारत है। पुराने आंकड़े हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दिसंबर और जनवरी 2023 में आंकड़े नए आए हैं, उसमें भारत पहले नंबर पर हो चुका है, लेकिन अभी एक साल तक यही रहेगा। इन दोनों देशों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया दिए गए विकल्पों के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में अपना स्थान बनाते हैं, यानी ये नंबर 3 और नंबर 4 पर देश हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नमा कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। अजमान यूएई की 7 अमीरात में से एक है। रास अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात में शामिल होने वाला अंतिम शेख देश था। ऊपर दिए गए कथनों में सही कथन छाटिए, बताइए क्या आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, यानी ये दोनों सही हैं। ये दोनों सही हैं। अजमान यूएई के 7 अमीरात में से एक है और रास अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात में शामिल होने वाले अंतिम क्या थे? अंतिम शेख देश के रूप में थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक बार व्याख्या। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है और शानदार हॉटस्पॉट में से एक है। अमीरात के इस देश में कुल 7 अमीरात शामिल हैं, जिनके नाम हैं, ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। एक नाम है अबू, पहला धाबी, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, हल क्वीन, रास एल खैमाक और बुझेरा है। ठीक है, ये 7 हैं, याद रख लीजिएगा। मैं एक बार यहां पर लिख दे रहा हूं कौन कौन से हैं। जो शहर है, एक तो आपने सुना होगा आबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अजमान, रास अल खैमाम, फुजरा है। तो 1 2 3 4 5 6, और एक है आपका अल क्वीन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ये 7 इसके मुख्य भाग हैं, ये 7 इसके हॉटस्पॉट केंद्र हैं। किसके? संयुक्त अरब अमीरात, इसीलिए 7 को मिलाकर कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जल मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? बताइए। मलक्का जल मध्य, वेरिंग जल मध्य, फ्लोरिडा जल मध्य और जिम्नास्टिक जल मध्य। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। तो इसका है बेरिंग। कैसे, जरा देखते हैं। बेरिंग जल मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। वह काली रेखा जो मानचित्रों पर देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है।
जो समय क्षेत्र की सीमाओं के बारे में दर्शाती है। जोन ऐसे स्थान है जहां दिन भर में तारीख बदल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। स्क्रीनशॉट लीजिए। 11 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? कोलंबो, चक्राता, मनीला, सिंगापुर। ये सारे के सारे देश एशियाई हैं, तो सबसे नजदीक पड़ेगा सिंगापुर। सिंगापुर कैसे पड़ेगा जरा देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से द लॉयन सिटी सिंगापुर 137 किलोमीटर की दूरी पर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। बाकी शहर जैसे फिलीपींस में मनीला, इंडोनेशिया में जकार्ता और श्रीलंका में कोलंबो सिंगापुर की तुलना में भूमध्य रेखा से बहुत दूर हैं। तो सिंगापुर ही वो देश है जो सबसे नजदीक है भूमध्य रेखा से। कितना है? 137 किलोमीटर। 137 किलोमीटर। अब ये 137 किलोमीटर अगर है तो 137 किलोमीटर ये उत्तर में होगा या दक्षिण में? तो हम ये भी जान लेते हैं, ये 137 किलोमीटर होगा। ये शहर 100 भूमध्य रेखा से दक्षिण में है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश मोल्दोवा के साथ सीमा साझा करता है? यानी किस देश के साथ मोल्दोवा के साथ सीमा साझा करता है? यूक्रेन है, रोमानिया है, बेलारूस है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर बताइए। तो इसमें 1 और 2 है, 2 और 3 है, 1 और 3 है, ये सभी। तो इसका सही आंसर है यूक्रेन के साथ भी है, बेलारूस के साथ है। यानी यूक्रेन है, बेलारूस है, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं नहीं, ये बेलारूस के साथ नहीं होगा। ये होगा आपका, एक तो यूक्रेन के साथ है और दूसरा रोमानिया के साथ है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी 1 और 2। कैसे? तो यूक्रेन और रोमानिया, यूक्रेन और रोमानिया मालदोवा गणराज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इस देश के तीन तरफ यूक्रेन है। उत्तर में यूक्रेन, दक्षिण में है, पूर्व में, और पश्चिम में रोमानिया है। इसे 1990 तक सोवियत संघ के मोल्दावियन गणराज्य के रूप में जाना जाता था और उसके बाद इसका नाम बदलकर मोल्दोवा कर दिया गया। यानी 1990 से पहले एक रूस का गणराज्य था, ठीक है, और 90 के बाद इसका नाम रखा गया मोल्दोवा। लेकिन 1990 में 90 तक ये जब सोवियत संघ का हिस्सा था तो इसे कहते थे मोल्दावियन गणराज्य। और देखा जाए तो यूक्रेन भी एक तरीके से गणराज्य है। किसका गणराज्य था? किसका? रसिया का। और दुनिया में रसिया बहुत बड़ा देश था, आज भी रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका द्वारा कराए गए टुकड़ों की वजह से रूस का भी छोटा हो गया। अब सोचिए इससे पहले ये बहुत बड़ा होगा। तो चलिए 13वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 13वां है भारत चीन यूके। भारत चीन यूके और यूएसए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आबादी की औसत आयु का सही क्रम है? सबसे ज्यादा आबादी का औसत आयु क्रम कहां का अच्छा है? बताइए आंसर, क्रम के आधार पर लगाना। आंसर यही है, भारत चीन यूएसए यूके, चीन भारत यूके यूएसए, चीन भारत यूएसए यूके, और भारत चीन यूके यूएसए। ठीक है, तो यहां मैं बता दूं यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर सही है बी, भारत चीन यूएसए यूके। तो भारत में अगर देखें, मैं एक बार क्रम बता देता हूं, भारत में अगर औसत आयु देखें तो वो है लगभग 23.8। ठीक है, चीन में देखें 32.5, यूएसए में देखें 36.5, और यूके में देखें तो 13 8.5 वर्ष। ये सब ईयर में है।
ये सारे पॉइंट ईयर में। तो इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि आबादी की औसत आयु का सही क्रम है, तो सही क्रम यही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा औसत आयु जो है वो आपकी यूके में है 38.9, उसके बाद यूएसए में 36.5, चीन में 32.5 और भारत में 23.5। इसका मतलब सबसे युवा देश दुनिया में भारत है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, ठीक है। चीन हमारे के बाद नंबर 2 पर आता है, ठीक है। और सबसे वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो आपके ब्रिटेन में होंगे, यानी कहां होंगे वो, सॉरी, ब्रिटेन में होंगे या यूनाइटेड किंगडम में होंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं 15वें प्रश्न पर अपने, सॉरी 14वां होगा पहले। 14वां प्रश्न पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परावर्तित प्रकाश के साथ देखने पर किसी वस्तु का अल्वेडो उसकी दृश्य चमक को निर्धारित करता है। द एल्वेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। दूसरा कह रहा है बुध का अल्वेडो पृथ्वी के अल्वेडो से बहुत अधिक है, ठीक है। तो द एल्वेडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द एल्वेडो ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसमें विकल्प बताने हैं आपको, केवल एक सही, केवल दो सही, केवल दोनों, एक और दो दोनों सही, और एक भी सही नहीं। बताइए आंसर। तो इसका आंसर है सी, दोनों सही हैं। कैसे जरा देखते हैं। पहले और दूसरे दोनों कथन सत्य हैं। अल्वेडो सूर्य के प्रकाश, अल्वेडो सूर्य के प्रकाश की एक घटना है के अंश के रूप में परिभाषित किया गया है। जो परावर्तित होता है यह उस वस्तु की दृश्य चमक को निर्धारित करता है जो इससे संबंधित है। बुध में पृथ्वी की तुलना में अधिक अल्वेडो है और यह पृथ्वी के तापमान को प्रभावित संतुलन का कारण भी बताता है। तो इसका आंसर है सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 16वां देखते हैं, 15वां। निम्नलिखित में से किसमें माल्टा स्थित है। माल्टा देश कहां स्थित है। वाल्टिंग सागर में, वाल्टिंग सी, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी या नॉर्थ सी, बताइए। तो ये होगा भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर के आसपास स्थित है। भूमध्य सागर माल्टा गणराज्य का एक स्थान है। संक्षेप में माल्टा, जिसमें गेजो, माल्टा, कोमिनो शामिल हैं, सिसिली के दक्षिण में है। इटली से 80 किलोमीटर दक्षिण में। माल्टा में पर्यटकों के आकर्षण के मुख्य कारण स्थापित स्थल और त्योहार और गोताखोरी है, ठीक है। तो भूमध्य सागर के आसपास स्थित है। माल्टा गणराज्य का स्थान है जो इटली के आसपास स्थित है, यूरोप के आसपास स्थित है। जो कहां स्थित है, भूमध्य सागर में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15वें का भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के पास दुनिया में सबसे अधिक पशुधन आबादी है। तो पशुधन, सबसे ज्यादा पशु तो भारत में ही है। आबादी में भी हम नंबर 1 हो गए हैं हम, और पशु में तो बहुत पहले से ही है। तो पशुधन वाला राज्य भारत है। तो आंकड़े हम देख लेते हैं कुछ। पशुधन आबादी पशुओं के पालने और उन्हें कृषि व्यवस्था में पालने के रूप में परिभाषित किया गया है। दुनिया की 57% भैंस आबादी भारत में सबसे अधिक है। मतलब दुनिया में अकेले 57% जो भैंसे हैं वो भारत में ही पाई जाती हैं। भारत में सिर्फ भैंस ही नहीं, मुर्गे, मवेशियों की चराई भी सबसे ज्यादा है। तो केवल ऐसा नहीं कि भैंसे ही हैं, और भी यहाँ अच्छे खासे जानवर पाए जाते हैं। और दुनिया का 57% आंकड़ा हमारे पास है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश की प्रशासनिक राजधानी मलेशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश की प्रशासनिक राजधानी मलेशिया का नया संघीय प्रशासनिक केंद्र बना है, यानी नई राजधानी के रूप में। और जो राजधानी बनी है वो प्रशासनिक राजधानी के रूप में बनी है। और इसने ये भी बता दिया वो प्रशासनिक राजधानी मलेशिया की ही है। उस प्रशासनिक राजधानी का नाम बताना है, उस शहर का नाम बताना है। तो कोटा भारू, कुआलू, कुआला टेरुगानू, पुत्रजया, ताइजिंग। तो इसका आंसर है पुत्रजया। दिखते कैसे। पुत्रजया को मलेशिया के नए प्रशासनिक राजधानी केंद्र के रूप में जाना जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को स्थापित पुत्रजया एक नियोजित शहर है जिसे आधिकारिक तौर पर पुत्रजया के संघीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
नई प्रशासनिक राजधानी के इस निर्णय ने कुआलालंपुर को मलेशिया के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है कि अब प्रशासनिक राजधानी कुआलालंपुर की जगह पर होगी पुत्रजया। कहां? पुत्रजया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। तो पुत्रजया राजधानी चेंज होगी। हालांकि 19 अक्टूबर 1995 को स्थापित पुत्रजया नियोजित शहर है, जिसे आधिकारिक तौर पर पुत्रजया के संघीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नई प्रशासनिक राजधानी के इस निर्णय से कुआलालंपुर को मलेशिया की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में छोड़ दिया गया है। अब कुआलालंपुर वाणिज्यिक राजधानी नहीं है, वाणिज्यिक राजधानी आपकी पुत्रजया है, प्रशासनिक राजधानी इसको बना दिया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ऑस्ट्रेलिया के पास, कनाडा के पास, रूस के पास या यूएसए के पास? ये मैंने कल भी बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम किसके पास है? कनाडा के पास। और यूरेनियम वो धातु है जो दुनिया की सबसे महंगी धातु है। ये कल भी प्रश्न रिपीट हुआ था, थोड़ा चेंज था। कनाडा में यूरेनियम का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसका उत्पादन दुनिया में 29% है, जहां कनाडा यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, कजाकिस्तान में 39% है। तो इस विकल्प के आधार पर कनाडा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा 39% लगभग यूरेनियम कहां होती है? आपकी कजाकिस्तान में, जो दुनिया का नंबर 1 देश है। दूसरे नंबर पर देश होगा कनाडा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न की तरफ, ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आंसर बताइए क्या होगा। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा चंद्रमा का मतलब यहां किससे है? यहां चंद्रमा का मतलब है उपग्रह से। यहां पर लिखा है उपग्रह। ठीक है, अब पृथ्वी के उपग्रह का नाम पर्टिकुलर दे रखा है चंद्रमा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों और चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा है बृहस्पति की। हालांकि बृहस्पति और शनि ये नंबर 1 नंबर 2 पर रहते हैं, इनमें होड़ लगी रहती है कि किसके उपग्रह ज्यादा हों। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में बृहस्पति से दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के आधार पर बृहस्पति में कुछ नए उपग्रह खोजे गए, जिसके कारण बृहस्पति अब पहले नंबर पर है। लेकिन इससे पहले दिसंबर 2022 से पहले सर्टेन यानी शनि पहले नंबर पर था। तो इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति। तो एक बार हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, पढ़िए एक बार। बृहस्पति ग्रह जो सौर मंडल का सबसे बड़ा और 5वां ग्रह है। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको हम 5वें ग्रह के रूप में मानते हैं सूर्य की दूरी के आधार पर। के प्राकृतिक उपग्रहों और चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। 2009 की रिपोर्ट के अनुसार इसके 63 चंद्रमा हैं। इसमें 8 महत्वपूर्ण नियमित उपग्रह और 55 छोटे और साथ ही अनियमित उपग्रह शामिल हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि इसमें अभी 7-8 जो हैं वो दिसंबर 2022 में पुष्टि की है नासा द्वारा, लेकिन वेरीफाइड नहीं माना गया है, इसलिए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति माना जाता है। मान लीजिए इन केस अगर बृहस्पति आपको विकल्प में नहीं मिलता, तो बिना सोचे समझे आप आंसर लगा देंगे सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपको लगाना है शनि। ठीक है, तो बृहस्पति और शनि दोनों हो तो पहले बृहस्पति बाद में शनि, और बृहस्पति ना हो तो शनि लगा दें। इसका एक पॉइंट और याद रखना है कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह जिसमें कोई उपग्रह नहीं है वो मरकरी है, बुध है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 20वां देखते हैं, बताइए, पढ़िए इसमें। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, ये सारे के सारे देश हैं। अब इन पर क्या विचार करना है? उपरोक्त में से किसके मध्य से मकर रेखा होकर गुजरती है? ठीक है, मकर रेखा। ठीक है, तो देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा ये बड़ी अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यह भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को डिवाइड करती है, ये अक्षांश रेखा है। अब ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये पूरा का पोल जो है वो नॉर्थ पोल है।
ठीक है, और ये है आपका साउथ पोल। अब यहां एक रेखा गुजरी है और एक रेखा यहां गुजरी है, ठीक है। तो एक रेखा गुजरी है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री एन, और इसे कहते हैं 66.5 डिग्री एन, 66.5 डिग्री एन, ठीक है। तो हमने ये दो रेखाएं निकाली हैं, ये उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारे यहां एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भारत से गुजरी है। और ऊपर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा, जिसके कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दो रेखाएं गुजरी हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पूछ रहा है, यानी मकर रेखा पूछ रहा है, ठीक है। तो इस मकर रेखा से कह रहा है कि कौन सा देश नहीं है। तो यहां से जो देश नहीं है वो आपको यहां याद करना है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, नामीबिया नहीं है, ब्राजील नहीं है, चिली नहीं है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर है चिली, इसमें चिली नहीं है, ठीक है। चिली जो है लैटिन अमेरिकी देश है, दक्षिण में आता है। तो देखते हैं, मकर रेखा प्रश्न में दिए गए प्रश्नों देश में नामीबिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चिली से होकर गुजरती है। लेकिन भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री के साथ एक काल्पनिक अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। इस बिंदु पर स्थानीय दोपहर में सूर्य सीधे ऊपर हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया, जरा देखते हैं ये प्रश्न क्या था। ये प्रश्न था कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में, नहीं नहीं ये तो हो गया आपका, किससे मकर रेखा गुजरती है, उपरोक्त में से किसके मध्य से, अच्छा मैं थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके मध्य से होकर ये रेखा गुजरती है। तो बिल्कुल मध्य में, तो गुजरती चारों से है लेकिन मध्य में गुजरती है चिली से, यानी मध्य से, यानी इसमें पाई जरूर जाती है, ये पॉइंट याद रखना है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी है, नामीबिया भी है, ब्राजील भी है, इसका मतलब इसके मध्य से गुजरती जाती है। और चिली है वो लैटिन अमेरिकी देश है, यानी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी व्याख्या आपने पढ़ ली थी, अभी किसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी की संरचना में मेटल के नीचे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे बना है, यानी मेटल के नीचे क्या बना है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, लोहा है, सिलिकॉन है। बताइए आंसर। तो यहां सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन। तो कैसे जरा देखते हैं, पृथ्वी की मेटल क्रस्ट और कोर के आसपास की आंतरिक परत है, यह सिलिकॉन चट्टान से बना है और इसका द्रव्यमान 4.01 स्टार के यानी 0.1024 के आसपास है। हालांकि विभिन्न सामग्रियों के विभिन्न सांकेतिक परतों से प्रत्येक परत पृथ्वी से बनी है, लेकिन वो अलग अलग विशेषताओं को रिप्रेजेंट करती है। तो पृथ्वी की मेटल क्रस्ट में ज्यादातर कौन सा पाया जाता है अवयव, जिसका नाम है सिलिकॉन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 22वें पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, बताइए। वर्लिन राइन, लंदन थेम्स, न्यूयॉर्क हडसन। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो वर्लिन राइन से लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये गलत छाटना है, सही नहीं है। तो ए वाला सही है। तो देखते हैं किससे संबंधित है इसका, एक बार व्याख्या पढ़ेंगे। राइन प्रमुख यूरोपीय नदियों में से एक है जिसका स्रोत स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी और नीदरलैंड के माध्यम से या मध्य से ज्यादातर उत्तरी दिशा में बहती है। शहर वर्लिन और राइन नदी को छोड़कर अन्य नदियां और सुलेमित हैं, जैसे वर्लिन स्प्री नदी पर है और राइन से संबद्ध नहीं है, ठीक है। लंदन शहर टेम्स में है, तो लंदन शहर टेम्स में है, न्यूयॉर्क हडसन में है और डेनव्यू वियना शहर में है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं। डेनव्यू नदी वियना शहर के आसपास है, ठीक है, और न्यूयॉर्क के आसपास नदी हडसन नदी है, लंदन शहर में टेम्स नदी है और वर्लिन में स्प्री नदी है, ठीक है। तो राइन से इसका कोई लेना देना नहीं, राइन स्विट्जरलैंड में बहने वाली नदी है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब 23वां देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये तो एक चारों है ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होगा।
और ये होगा आपका ग्रेट कैनियन, ये आपका होगा यूएसए, ठीक है। और आपका ये होगी आपकी विनकॉन झील जो है वो कनाडा में, और ये आपकी बची दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो इसका होगा बी, बी वाला आंसर, ठीक है। तो बी वाला आंसर सही हो गया, 1 4 2 और 2 के बाद 3, ठीक है। हाँ जी, तो एक बात देख लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और ग्रेट कैनियन यूएसए में है, फिनवेन झील आपकी कनाडा में है, और दक्षिणी आल्पस जो पर्वत है वो कनाडा में है, ठीक है, वो सॉरी न्यूजीलैंड में है। 24वां देखते हैं, कैप कैनावेरल जिस स्थान से अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाते हैं वह तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है बताइए? फ्लोरिडा, वर्जीनिया, उत्तरी कैलोरीना और दक्षिणी कैलोरीना। तो फ्लोरिडा में है, अमेरिका में है। तो देखते हैं एक बार कैसे। केप कैलावेरल संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा वेवर्ड काउंटी के तट पर है, ये तट पर है। यह स्पेस शटल के लॉन्चिंग के लिए साइट है जिसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर। यह केंद्र कोप कैनोवेरल से कैले नाम नदी से अलग करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित से युग्मों पर विचार करिए। यहां पर युग्म में विचार करना है। BMW एजी यूएसए की है, डेमलर एजी स्वीडन की है, रेनाल्ड एसे फ्रांस की है, और वोक्सवैगन एसी जर्मनी की है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 2 3 सही है, 3 और 4 सही है, केवल 4 सही है, या फिर 1 2 4 सही है, बताइए। तो बी सही है, 3 और 4 सही है। 3 4 का मतलब रेनॉल्ड ऐसे फ्रांस की है, और आपकी वोक्सवैगन जर्मनी की है, ठीक है। BMW यूएसए की नहीं है, और डेमलर एजी स्वीडन की नहीं। जरा देख लेते हैं इसके एक बार। BMW एजी ऑटोमोबाइल कंपनी जर्मनी में है, ठीक है, यूएसए की नहीं, जर्मनी की है, और इसकी स्थापना 1916 में हुई। डेमलर एजी बहुराष्ट्रीय निगम भी है जो जर्मनी में ही है, ठीक है। रेनॉल्ट ऐसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो फ्रांस में स्थित है, और वैक्सवोगन एजी एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो जर्मनी में स्थित है, ठीक है। जल्दी से इसके आंसर ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा करी, जिनके बारे में आपको बताया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होते हैं उनका सही समय पर सही समय से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।